डाउन फेज़ आया, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसका जब लास्ट ईयर दिया तो मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद भी मेरा 12 मार्क्स से जब रह गया था। तो ये कई डाउन फेज़ आते थे। कोई भी एस्पिरेंट जब ये जर्नी शुरू करता है यूपीएससी का, तो एक वो एम लेके ही चलते कि एक पीडीएफ में अपना नाम चाहिए। वर्क डोमेन है एक्चुअली सिविल सर्विसेज का, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था कि इससे ये था कि सबसे पहले तो मैंने यही देखा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी स्कीम यूपीएससी की जो अवेलेबल है पूरी वो अच्छे से समझी कि एग्ज़ाम कितने फेजेस में होता है, कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स, मोटिवेशन, इमोशंस, ये सब बहुत नॉर्मल है हमारे लिए। हम देखते हैं कई प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स होते हैं, वर्क प्रेशर होता है, तो उस तरह से आप कैसे डील फेलियर्स आएंगे, लेकिन उनको अपना रोड ब्लॉक बनाने से अच्छा आप उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाइए अपनी सक्सेस के लिए, जो कि मैंने किया था। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप स्टूडेंट्स व्यू पे देख रहे हैं, पिछले कई टाइम से हम लोग यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। इसी सिलसिले में, इसी क्रम में आज हमारे साथ मैम है जिनका 15वीं रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे मैम की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक लिस्ट थी, सारी जो आपकी क्वेरीज है दिमाग में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगी। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। सबसे पहले आपका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम स्वाति शर्मा है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज में, तो मेरा 15th रैंक आया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड में मेरा प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर हुआ था। मैंने इंटरव्यू दिया था बट 12 मार्क्स से मेरा कट ऑफ रह गया था। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ है और मैंने अपना प्रिपरेशन जो है वो 2019 से स्टार्ट किया था अपने ग्रेजुएशन के बाद। ओके मैम, जिस दिन आपका पीडीएफ में नाम मिला, एक एस्पिरेंट से एक आईएएस जो होता है कि आखिरकार अगर पीडीएफ में नाम नहीं होता तो आप एस्पिरेंट ही रह जाते और पीडीएफ में नाम हो गए मतलब आईएएस बन गए, तो उस दिन आपको कैसा लगा और फैमिली का क्या रिएक्शन रहा इसके पीछे? डेफिनेटली सब लोग खुश थे, क्योंकि जब कोई भी एस्पिरेंट जब ये जर्नी शुरू करता है यूपीएससी का, तो एक वो एम लेके ही चलते कि इस पीडीएफ में अपना नाम चाहिए। तो अच्छा ही लगा जब देखा कि लिस्ट में नाम है और एक अच्छे रैंक पे भी है कि जो अपने प्रेफर्ड सर्विस है वो मिल जाएगा। तो काफ़ी खुश थे सब। थोड़े टाइम के लिए तो बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन फिर सब खुश थे, सब प्राउड थे, तो अच्छा ही फीलिंग था। ओके मैम, इस सिविल सेवा की सर्विस में आखिर आपने इसको ही क्यों चुना? बहुत सारे ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर वगैरह, तो आपने इस जो सिविल सर्विस इसको क्यों चुना? सिविल सर्विसेज जैसा इसमें नाम ही उसका सिविल सर्वेंट ही कहलाता है वो, तो बस यही था कि उसमें जो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जो ग्राउंड लेवल पे जो एक फर्स्ट हैंड इन्फ्लुएंस जो कहते हैं, वरना काफ़ी वेज होते हैं सोसाइटी के लिए कुछ करने का, लेकिन जो ग्राउंड लेवल वर्क करने का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, जो एक अथॉरिटी होती है हमारे पास कि हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, उनकी हम प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशंस दे सकते हैं, तो वो जो वर्क डोमेन है एक्चुअली सिविल सर्विसेज का, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था कि इससे ये था कि एक डायनामिक प्रोफेशन हो जाएगा कि हर दिन कुछ अच्छा करने को मिलेगा और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने किसी का एक लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज किया है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे सिविल सर्विसेज चुनने के लिए। ओके, एक ईमानदारी से देखा जाए आपको इसमें कितना टाइम लगा? ये मुझे 4 इयर्स लग गए हैं, 2019 से अभी 23 तक। ओके। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मैम, इस सिविल सर्विस या कोई भी एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कत होती है कि जैसे यूपीएससी में तो होती है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने कोचिंग्स है, मटेरियल इतना है। अगर मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में आते हैं तो कोई स्टूडेंट लगता है कि क्या कौन सी बुक लिस्ट देखें, क्या चयन कैसे करें, तो आपने स्टार्टिंग कैसे की, तो थोड़ा बहुत बता दीजिए। स्टार्टिंग के लिए तो सबसे पहले यही था क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रही थी और मेरी फैमिली वगैरह में कहीं मुझे गाइडेंस अवेलेबल नहीं था यूपीएससी के रिगार्डिंग। और सबसे पहले तो मैंने यही देखा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी स्कीम यूपीएससी की जो अवेलेबल है पूरी वो अच्छे से समझी कि एग्ज़ाम कितने फेजेस में होता है, कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा सिलेबस सबसे पहले एनालाइज़ करिए कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, ये तो मुझे पता चल जाए। उसके अलावा बाकी ऑनलाइन वगैरह से काफ़ी चीज़ें सोर्सेज थे, उनसे भी देखा कि कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है, क्या क्या करना होता है,
क्या नहीं करना होता है। उसके अलावा मैंने NCERT से ही अपना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है तो एक थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप करूँ तो हो सकता है कि मुझे चीज़ें समझ में ना आए, वो मैं अलग डिमोटिवेट हो जाऊँ कि मुझे कुछ नहीं बन रहा है। तो मैंने NCERT को अपना फाउंडेशन लेके स्टार्ट किया कि सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाए और NCERT का लैंग्वेज भी कंपैरेटिवली ईजी है तो वो समझ में आने लगे। फिर NCERT से ही स्टार्ट किया, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक्स में स्विच किया, प्रैक्टिस वगैरह करी, इस तरह से ही प्रोग्रेस किया था पूरा। ओके। बहुत सारे टॉपर्स ये बताते हैं प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है साल दर साल। इस बार का भी प्रीलिम्स था, बहुत डिफिकल्ट है, एलिमिनेशन ट्रिक जो लगता है कि लोगों को हट गई है, लेकिन इस कैसे अपनी तैयारी को मजबूत बनाए वो इम्पोर्टेंट है मैम, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? प्रीलिम्स के लिए तो ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा टफ है, जेन्युइन बात है, वो काफ़ी बच्चे एस्पिरेंट्स बैठते हैं उसके लिए, लेकिन ये अपने बेसिक्स जो है हमेशा हमें वो क्लियर करके चलने हैं, क्योंकि फैक्ट्स नहीं बदलेंगे, बेसिक्स नहीं बदलेंगे, चाहे पेपर कितना ही टफ हो जाए। अगर बेसिक्स हमारे क्लियर हैं, अगर जैसे हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो ही बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें बेसिक्स पे और कंसेप्ट पे फोकस करना, रोट लर्निंग नहीं करनी है, स्कूल कॉलेज एग्जाम नहीं है, UPSC है, तो हमें अपने कंसेप्ट्स को समझ के, भले ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट है लेकिन हमें हर सब्जेक्ट कंसेप्ट को समझ के चलना है, प्रैक्टिस करनी, अपने रिसोर्सेज जो हो सके वो जितना हो सके लिमिट करना है। ये नहीं कि प्रीलिम्स टफ हो रहा है, कुछ हो रहा है तो हम रिसोर्सेज चेंज कर लें। अगर हम 2 साल से कुछ पढ़े अब स्विच करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपको रिवाइज करने में एंड में दिक्कत आएगा। तो अपने बेसिक्स पे स्टिक रहिए, अपने रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है वो प्रीलिम्स आप एक तरह से मैचअप कर पाएंगे उनका लेवल। UPSC की जर्नी जैसे कहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, पंचवर्षीय कभी कभी कहा जा सकता है, लेकिन 4 साल आपको लग गए, तो इसमें कभी डिमोटिवेशन नहीं आया आपको? ऐसा तो नहीं कहूँगी कि नहीं आया, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, डीमोटिवेशन, इमोशंस ये सब बहुत नॉर्मल है हमारे लिए। और ये जर्नी भी जैसे आपने बताया ये बहुत लंबी होती है, जैसे कोई भी जर्नी होती है उसमें अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, तो UPSC में भी यही थे, कई डाउन फेज़ आए। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसका जब लास्ट ईयर दिया तो मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद भी मेरा 12 मार्क्स से जब रह गया था, तो ये कई डाउन फेज़ आते थे, लेकिन ये है कि उन्हें हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो है कि उन्हें आप एक मोटिवेशन की तरह ले रहे हैं या वो फेलियर से हार मान के बैठ जाए। जो आपका एटीट्यूड है फेलियर्स को फेल करने का, चैलेंजेस को फेस करने का, दैट्स क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। मैम प्रीलिम्स मेंस क्रैक करने के बाद इंटरव्यू से बाहर हो जाना कितना पीड़ादायक होता है? काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है अपने आप में, क्योंकि पहले होता था, कोविड के पहले जो था कि एटलीस्ट आपको 1.5 मंथ्स मिलते थे रिजल्ट और प्रीलिम्स के बीच में, बट आफ्टर कोविड थोड़ा साइकिल चेंज हो गया UPSC का भी। इस लास्ट ईयर भी 5 डेज़ बस थे रिजल्ट और प्रीलिम्स के बीच में, इस साल भी 4 डेज़ ही थे। तो उस फेलियर से उभर के बाहर आना सबसे पहले चैलेंज है, क्योंकि आपने एक फेलियर फेस किया है, आपके पास टाइम नहीं है अब, क्योंकि जो वहाँ तक पहुँचो तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हाँ हमारा हो जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन भी टूटती है। उसके बाद अपने आप को वापस वो करेज लाना कि अब वापस एग्ज़ाम में बैठे, क्योंकि फेलियर का डर मुझे भी, जैसे लास्ट ईयर था, मैंने पहले ही सोचा था कि मैं वो अटैम्प्ट नहीं दूंगी, बट इवेंचुअली मैंने वो अटैम्प्ट दिया और आज मेरी 15th रैंक आई है। लेकिन वो सबसे पहली चीज़ तो वही है कि वो करेज चाहिए हमें कि हम उभरें उससे, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। बट आई थिंक लाइफ है, एग्ज़ाम भी वैसे ही है, रिस्क लेना पड़ता है, तो आई थिंक खुद को हमेशा एक चांस ज़रूर देना चाहिए। मैम 15वीं रैंक आखिरकार आपकी आई है, तो आपको क्या लगता है कि UPSC एक नॉर्मल एस्पिरेंट से क्या डिमांड करती है? आई थिंक UPSC सिर्फ यही डिमांड करती कि आपको अपने डोमेन का कितना नॉलेज है और जो आपके एक्सटीरियर में एनवायरनमेंट है उसका कितना नॉलेज है। क्योंकि ऐसा भी है कि आप ग्रेजुएशन पढ़े तो ऐसा ना आपने सिर्फ ऐसे ही कर लिया, आपको कुछ नॉलेज ना हो, तो आप उसका भी एक नॉलेज लेके चलना, उसका नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ क्या चल रहा है आपको, और आपका खुद का पर्सनैलिटी और ओपिनियन कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक सिविल सर्वेंट हो जाएंगे तो किस तरह से, क्योंकि कई जैसे हम देखते हैं कई प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स होते हैं, वर्क प्रेशर होता है, तो उस तरह से आप कैसे डील करेंगे। आपको उनको एक चीज़, वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, हर चीज़ केस स्टडीज एथिक्स में होती है, इनसे आपको कन्वे करना चाहिए कि आप एक सुटेबल कैंडिडेट हैं और इन फ्यूचर जब आपको प्रेशर्स आएंगे तो आप उसको डील भी कर पाएंगे। आई थिंक वो ओवरऑल आपका पर्सनालिटी टेस्ट इवेलुएट होता है, तो आपको अपना पर्सनालिटी ही दिखाना कि यू आर सुटेबल फॉर अ जॉब ऑफ अ सिविल सर्वेंट। ओके मैम, क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं? बिना कोचिंग भी क्रैक कर सकते हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? मुझे लगता है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आजकल वैसे भी ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो वैसे मुझे ही लगता है कोचिंग का नीड है। एज़ फार एज़ अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, उसके अलावा आपको गाइडेंस अवेलेबल है, तो कोचिंग का उतना नीड नहीं, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी अपने आप को किसी से भी इन्फीरियर नहीं समझना कि हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वो सबके लिए अपना अपना वेरी करता है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं कि मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आपने कोई कोचिंग लिया, मेंटरशिप प्रोग्राम लिया, तो आपने कैसे तैयारी की?
मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम और गाइडेंस लिया था क्योंकि मेरी फैमिली, मैंने खुद में बताया मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और मेरी फैमिली में कभी किसी ने यूपीएससी का सोचा ही नहीं था ये करना है, तो किसी को कुछ खास नॉलेज नहीं था। और मैं बिलोंग भी काफ़ी बड़ा सिटी नहीं है, हमारा छोटा सिटी है जबलपुर, तो वहाँ पर उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिसमें भी। तो मैं दिल्ली आई थी, मैंने 10-12 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स का ज्वाइन किया हुआ था एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। वहाँ मैंने एक गाइडेंस के ही पर्पज़ से किया था कि एटलीस्ट मुझे समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है, तो इसलिए मैंने लिया हुआ है गाइडेंस। ओके मैम, CSAT को लेकर बात करते हैं, तो CSAT की तैयारी किस प्रकार करें? CSAT के लिए भी सिंपल है, उसमें CSAT सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस पे ही, क्योंकि पूरा आपका क्वांट पार्ट है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। तो एटलीस्ट प्री के 1 महीने पहले आप मॉक टेस्ट मिलते हैं कई इंस्टीट्यूट्स के हैं, वो ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए, इस तरह से करिए। उसके अलावा कोशिश ये करिए कि जो आपको चीज़ें बन रही हैं वो करिए, क्योंकि क्वांट जैसा हम CSAT का देख रहे हैं तो जो पेपर है क्वांट पार्ट काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो मैं ये करती थी, मैं पहले रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, तो मैं पहले रीजनिंग करती थी, फिर कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद मैं क्वांट पे जाती थी। तो आई थिंक जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया आप उससे प्रोग्रेस करिए, ताकि जितने क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको आ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उतना तो आप कर ही लें। मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स है प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं, कई बार मेंस में, कई बार इंटरव्यू में, उन एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? आप भी जानने में उनको क्या बोलना चाहोगे? मुझे लगता है कि फेलियर, सक्सेस फेलियर जो भी हैं, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है। जब आप इस जर्नी में एंटर करेंगे तभी आपको एक मेंटली आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हो सकता है जर्नी लंबी हो जाए, आपको फेलियर का सामना करना पड़े, तो एक मेंटली स्ट्रांग आप स्टार्टिंग से ही रखिए। फेलियर्स आएंगे, लेकिन उनको अपना रोड ब्लॉक बनाने से अच्छा आप उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाइए अपनी सक्सेस के लिए, जो कि मैंने किया था। थोड़ा खुद को इंटरटेन भी रखिए, थोड़ा मी टाइम निकालिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई को बर्डन समझ के करने लगते हैं तो प्रिपरेशन और टफ हो जाती है, और आई थिंक वो ड्यूरेशन भी लंबा हो जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने का। और थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दीजिए, खुद को भी इवॉल्व करिए, तो इस तरह से आप बैलेंस होकर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। लास्ट सवाल की ओर सकते हैं मैम, 2024 में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे, अपनी व्यक्तिगत राय? 2024 के प्रीलिम्स के लिए, जैसे अभी जून चल रहा है तो एक 1 ईयर का टाइम है पूरा का पूरा, तो उनको यही बोलूँगी कि अभी तो आप प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करिए। एटलीस्ट जिस तरह से प्रीलिम्स टफ हो रहा है, एटलीस्ट 5 मंथ्स आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए देना पड़ेगा। तो आप जनवरी से प्री ओरिएंटेड पढ़िए। उसके अलावा आप जितना हो सके अभी से ही आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में 1 लगाइए, हफ्ते में 2 लगाइए, 2 हफ्ते में 2, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप स्टार्ट करिए। और उनको मॉक लगाने के अलावा सिर्फ लगा के छोड़ मत दीजिए कितने मार्क्स आ गए रख दे। जो उनके आंसर्स दिए रहते हैं, इवैल्यूएशन सॉल्यूशंस होते हैं, उनको भी इवैल्यूएट अच्छे से करिए। समझिए कि अगर मैंने इस पर्सपेक्टिव से सोचा और आंसर गलत है और सही पर्सपेक्टिव क्या है, तो आप वो गलत सही का वहाँ ऑब्जर्वेशन से ही आएगा, तो उस चीज़ में फोकस करिए। थैंक यू सो मच मैम, इतना आपने अमूल्य टाइम दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।